जब कभी भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे स्टडी वीज़े के लिए, वो आपको हमेशा वही चीज़ रिकमेंड करेगा जिसके बारे में वो एक्सपर्टीज़ रखता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो यूके यूएस के बारे में एक्सपर्टीज़ रखता है तो हमेशा आपको कहेगा कि भाई आप यूरोप की तरफ ना जाओ, लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू है। अगर वो यूरोप की एक्सपर्टीज़ रखता है, लेट्स से जर्मनी या इटली वगैरह की, तो हमेशा आपको ये कहेगा कि भाई आप फ्रांस ना आओ क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज़ होते हैं क्योंकि उनकी इसमें पर्सनल बायसनेस होती है। मेरा इस वीडियो में और इससे पिछले इस तरह की वीडियो में जिसमें मैंने कंपैरिजन किया जर्मनी और इटली वगैरह का, मेरा मकसद ये रहा है कि मैं आपके साथ फैक्ट बेस्ड बात करूं जिसमें मेरी ओपिनियन जो है वो मिनिमम रहे। इसका मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि भाई आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कौन सा मुल्क बेस्ट है, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो प्रोफाइल होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप कोई एक जनरल रूल नहीं बना सकते, आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके लिए कौन सा मुल्क बेस्ट है। लेकिन जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो आपको कभी इस तरह का रिकमेंड नहीं करेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियोस देखें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको कौन से मुल्क जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो आज अगर आप इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि भाई आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कौन सा मुल्क ज़्यादा सूटेबल है, आपको यूके जाना चाहिए या फ्रांस जाना चाहिए, तो इस वीडियो को देखते रहें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। जो पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो रिलेटेड टू है करिकुलम डिज़ाइनिंग इन बोथ कंट्रीज़। अब यूके में जो आपका करिकुलम डिज़ाइन हुआ होता है मोस्टली प्रोग्राम्स का, वो असाइनमेंट बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। तो आपने ये सुना भी होगा कि बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, और ये मैं आपको सारे प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा, मेजर मैं आपको कह रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स। उसमें यही होता है कि भाई आप असाइनमेंट्स करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, और यूजली 1 साल का प्रोग्राम होता है और आपको उसके बाद डिग्री मिल जाती है। उसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और इस वजह से लोगों को उसमें पास करना रिलेटिवली आसान होता है यूके में। लेकिन जब आप फ्रांस की तरफ आते हो, फ्रांस में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क होता है लेकिन वो 1 सेमेस्टर होता है। लेट्स से आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है या फिर आपको कोई रिसर्च वर्क करना पड़ता है। लेकिन अदर दैन दैट जो आपका प्रोग्राम होता है उसमें आपको एग्जाम्स देने होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप 1 साल का मास्टर लें या 2 साल का मास्टर्स लें, तो आपको 1 साल, अगर 2 साल का मास्टर्स है तो आपको 1 साल उसमें एग्जाम्स देने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको फ्रांस में अगर आप आते हैं तो आपका ये माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, आपकी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। क्लासेस मैंडेटरी होती हैं और आपको अटेंड करनी होती हैं, जबकि आपकी यूके में ये चीज़ एग्जिस्ट एज सच नहीं करती। हाँ, अगर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके एग्जाम्स वगैरह हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बहुत से प्रोग्राम्स आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। फ्रांस में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो लोग जो समझते हैं कि उनके लिए पढ़ना मुश्किल है, उनके लिए पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो भाई उनको फिर यूके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट बेस होती है। अब ये वेरी करता है आपके प्रोग्राम टू काइंडली इसको जनरलाइज ना कीजिएगा, आप देखिएगा जब आप प्रोग्राम में अप्लाई करें। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में भी आपको पास करने के लिए कोई इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया 80-90% का नहीं है, आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। सो 10 नंबर चाहिए होते हैं आपको 20 में से कोई भी कोर्स को पास करने के लिए। सो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता इन 10 नंबर्स को लेना। ये आपके माइंड में होगा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वो आपके लिए क्लैरिफाई कर रहा होगा। हाँ, लेकिन क्लासेस होती हैं, क्लासेस आपको अटेंड करनी पड़ेंगी फ्रांस में। और अगर दूसरी चीज़ मैं आपके साथ बात करूँ वो ड्यूरेशन ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम है। यूके में जो मेजॉरिटी ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं वो 1 साल का होता है, जबकि फ्रांस में 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि कौन से प्रोग्राम में आ रहे हो। तो अगर आप 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम में आ रहे हो तो आप 2 साल गुजार रहे होगे। और इंजीनियरिंग के जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स होते हैं वो 2 साल के होते हैं, सोशल साइंसेज के यूजली 1 साल के होते हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन का फर्क है। इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं वो है जॉब सर्च वीज़ा। जब आप यूके में ग्रेजुएट होते हो तो आपके पास 2 साल होते हैं। 2 सालों के अंदर आपको कोई ना कोई आपका कंपनी जो है उसको आपका वीज़ा जो होता है उसको स्पॉन्सर करना होता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में आपको मिल रहा होता है अपना जो रेजिडेंस परमिट है। लेकिन जब आपका फ्रांस में होता है वो आपको 1 साल का मिलता है। तो फ्रांस के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है जॉब सर्च वीज़ा का एज कम्पेयर टू यूके, ठीक है। टेक्निकली फ्रांस में भी जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपकी परमिट में, रेजिडेंस परमिट में 5-6 महीने एक्स्ट्रा होते हैं। अगर उसको 1 साल के साथ मिलाया जाए तो तकरीबन 1.5 साल बनता है। लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए तो वो 1 साल ही है, ठीक है, क्योंकि आप एक ही दफ़ा रिन्यू करवा सकते हो। सो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये यहाँ पे डिफरेंस है जब आप जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो यूके वर्सेस फ्रांस में। अब इसके बाद अगर मैं आपके साथ 4th पॉइंट शेयर करूँ वो है एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। यूके एजुकेशनल एक्सपेंसेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू फ्रांस। फ्रांस इज़ मच चीपर। अगर मैं आपके साथ नॉर्मली एवरेज फीस शेयर करूं यूके एकेडमिक की, ठीक है, अगर किसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका एडमिशन होता है तो आपका 8 से 10 हज़ार पाउंड सालाना लग रहा होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनका इनसे कम है रिलेटिवली, लेकिन एवरेज पे इतनी ही अमाउंट लग रही होती है और इससे यूजली ज़्यादा होती है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर यूरो में कन्वर्ट किया जाए ये तकरीबन 12-13 हज़ार यूरो बनते हैं।
इसके बरक्स आपका जो फ्रांस है उसके अंदर बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी नेशनल फ़ी काउंट होती है जो कि अराउंड 3000 यूरोज़ है अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, और ये पूरे साल की होती है। और बहुत से ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनकी नेशनल फ़ी सिर्फ 250 यूरो है पूरे साल की, और इनकी रैंकिंग भी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, अच्छी रैंकिंग वाली इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इनकी जो फ़ी है वो 250 यूरो 250 यूरोज़ पर ईयर है, जो कि बहुत कम है। और मैंने ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं जिनके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं और इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और फ्रांस आ सकते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक फ़ी वाइज जो आपका फ्रांस है वो मच चीपर है एज कम्पेयर टू यूके। अगर इसके बाद मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट जो कि है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, तो अगर आप यूके में हो या फिर आप फ्रांस में हो तो आप दोनों मुल्कों में अप टू 20 आवर्स पर वीक एज अ स्टूडेंट काम कर सकते हो। और अगर मैं आपके साथ मिनिमम वेज पर आवर की बात करूं तो फ्रांस में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 11.5 है यूरोस पर आवर, लेकिन यूके में जो आपकी वेज होती है वो डिफर करती है विद रिस्पेक्ट टू योर एज लेवल। तो अगर आपकी एज है 23 टू अबव तो आपको तकरीबन 10.42 पाउंड्स मिल रहे होंगे पर आवर, एज कम्पेयर टू अगर आपकी एज होती है 17 टू 18 तो जो आपकी ये अमाउंट है तकरीबन 7.9 पाउंड्स पर आवर हो जाती है। तो अगर आप कम एज वाले लेट्स से बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको जो मिनिमम वेज है वो आपके लिए तकरीबन 7.8 टू 7.9 पाउंड होगी, जो कि बहुत कम होती है। और इसमें इतना डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट नहीं है मिनिमम वेज में अगर आप एज अबव 23 ली जाए, क्योंकि 10.42 पाउंड्स जो हैं टेक्निकली ज़्यादा ही हैं 11.56 से। मिनिमम वेज में तो इतना डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद बात की जाए अपॉर्चुनिटीज़ की तो अच्छा खासा फ़र्क है इन दोनों मुल्कों में आप जब काम की तलाश कर रहे हो। अगर आप यूके को फ्रांस से कंपेयर करते हो तो ऐसा आई थिंक कि कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि जो यूके में आपका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन फ्रांस में ऑब्वियसली आपका लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा होता है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। यूके में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो एज अ सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और उनके एक्सपेंसेस को कवर करने की भरपूर हेल्प कर रहा होता है। लेकिन फ्रांस में फिर आपको बहुत ज़्यादा तलाश करनी होती है अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, आपको कैश पे काम करना पड़ता है। बाय द वे यूके में भी बहुत से लोग कैश पे ही काम करते हैं, इवन कि सिक्योरिटी वाले भी कैश पे ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन जनरली आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि वहाँ पे काम ढूंढना आपके लिए आसान होगा एज़ कम्पेयर टू जो आप काम ढूंढ रहे हो फ्रांस के अंदर, ठीक है। यूके में आई थिंक सो कि आपको रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम के सिलसिले में एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फ्रांस में भी बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा। रादर मैं आपके साथ काफ़ी वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि भाई फ्रांस में किस तरह अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। आप चैनल को विजिट करें और इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर आप अपनी फैमिली में किसी को बुलाना चाहते हैं लाइक लेट्स से इन फ्रांस में या यूके में, तो इसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, क्योंकि रिसेंटली जो यूके ने है वो लॉ चेंज किया है इन द लास्ट ईयर, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया लोगों के लिए भाई अपनी फैमिली को बुलाना इन यूके। उसमें जो मिनिमम वेज है उन्होंने कहा है कि आपकी ईयरली अराउंड 38,000 पाउंड्स होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे कि भाई आप स्पाउस को लेकर आ सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप नहीं लेकर आ सकते। और 38,000 पाउंड्स एक अच्छी खासी अमाउंट है जिसको अर्न करना रिलेटिवली काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास फील्ड की जॉब नहीं मिलती, अगर आपको फॉर्मल जॉब्स नहीं मिलती, अगर आप और जॉब करते हो तो ये अमाउंट डिफ़िकल्ट होती है आपको मैनेज करना। लेकिन फ्रांस में एज सच इसका मसला नहीं है, मिनिमम वेज आपकी अगर होती है लाइक 1690 और इस तरह की चीज़ तो आप इजीली बुला सकते हो। और फ्रांस में एज सच मनी के साथ उनको नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेंसेस का कवर करने का आपको शो करना होता है कि भाई अगर आपकी स्पाउस यहाँ पे आती है तो यू विल बी एबल टू मैनेज द एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर आप फ्यूचर में अपने स्पाउस को लेकर आना चाहते हैं आइदर इन यूके और फ्रांस, तो आपको इसके बारे में सोचना होगा कि भाई आपके लिए कौन सा मुल्क ज़्यादा कंपेटिबल है। इसके बाद अगर बात की जाए बैंक स्टेटमेंट की, जो कि एक बहुत बड़ा इशू पड़ता है जब आप आते हो, और आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि फ़िल्टर आउट करता है आपकी चॉइसेस को। आप अगर यूके जा रहे हो तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी खासी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, क्योंकि यूके में जो आपका लिविंग एक्सपेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात आपकी एजुकेशनल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। तो यूके में आपको लिविंग एक्सपेंस को शो करवाना होता है और एकेडमिक फ़ी को शो करवाना होता है कि भैया आपके पास ये अमाउंट है। सेम गोज़ फॉर द फ्रांस में भी ये शो करवाना होता है। लेकिन अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो वो कहते हैं भैया आपके पास 615 यूरोज़ आपको मिनिमम आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को शो करवाना है पर मंथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके साथ यूके की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी लोकेशन है। तो लेट्स से अगर आप लंदन में हो तो आपको एटलीस्ट जो है 1300 से 1400 पाउंड शो करवाने हैं पर मंथ के, ठीक है। और वो मिनिमम जो कह रहे होते हैं वो आपको 9 महीनों का कहते हैं कि भाई आपने 9 महीने का एक्सपेंस शो करना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1400 को 9 से, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, जहाँ पे आपको 1650 यूरोज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 12 से, यानी आपको 12 महीने का। तो फ्रांस में आपने शो करना है कि भाई आप 12 महीने की आपके पास एक्सपेंसेस हैं पूरे,
यूके में आपको शो करना पड़ता है कि भाई आपके पास एटलीस्ट 9 महीने के हैं। मैंने फ्रांस की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि भाई आपने किस तरीके से एफिशिएंटली उसको बनाना है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने डिटेल से स्ट्रेटेजीज वगैरह शेयर की हुई है, उसमें मैंने एग्जैक्ट अमाउंट भी आपको बताई हुई है। ठीक है, इसके बाद लिविंग एक्सपेंस तो डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है, डबल से भी ज़्यादा अमाउंट है यूके की। ठीक है, अगर आप लंदन में हैं और फ्रांस के अगर पेरिस में भी हैं, सो स्टिल आपका डिफरेंस जो है वो 2x से ज़्यादा है। इस लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ आपको जब 1 साल की एकेडमिक फ़ी भी शो करवानी होती है कि भाई आप अफोर्ड कर सकते हो 1 साल की ट्यूशन फ़ी, अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी। अब जब आपकी यूके की बात आती है तो भाई इस पूरे जो लिविंग एक्सपेंस है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, इसके साथ आपको लेट्स से एटलीस्ट अगर 5,000 से 6,000 पाउंड भी शो करवाने पड़े तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, जो कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की मैं बात करूं तो एटलीस्ट आपको 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी अगर आपने यूके के लिए आना है। ठीक है, एटलीस्ट। लेकिन अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में अगर आपकी एकेडमिक फ़ी, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो आपकी एकेडमिक फ़ी तकरीबन 3,000 होती है। अगर आपकी लो यूनिवर्सिटी फ़ी में होता है जो कि 250 है, तो ऑलमोस्ट आपकी जो टोटल बैंक स्टेटमेंट बनती है वो तकरीबन 7-8 हज़ार यूरो की बनती है पूरे साल की, जो कि तकरीबन आपके 24 से 25 लाख होते हैं। तो आपको एटलीस्ट जो पाकिस्तानी अमाउंट है वो 25 से 1 लाख शो करवानी होती है फ्रांस के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन यूके में आपको बहुत बड़ी अमाउंट शो करवानी होती है। तो वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जिनके पास बैंक स्टेटमेंट बनवाना ऑलरेडी मुश्किल है, तो उनके लिए भाई यूके जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस आना। तो ये आपने माइंड में रखना है कि भाई जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो या फिर कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपकी स्टेटमेंट सही नहीं होगी तो भाई आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे और आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। इतने ज़्यादा अमाउंट लगाने के बाद, साल इंतज़ार करने के बाद, आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, दैट्स द बिगेस्ट इशू। ठीक है, ऑब्वियसली आप नहीं आ पाते। अगर आपके फाइनेंसेस थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं तो आप रिकंसिडर करें कि भाई आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। इसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूँ स्कॉलरशिप की और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की इन दोनों मुल्कों में, अगर आप यूके को फ्रांस के साथ कंपेयर करते हो तो ये कंपैरिजन में फ्रांस बहुत आगे है एज़ कम्पेयर टू यूके। अगर सिंपल सी मैं 2-3 आपके साथ स्कॉलरशिप शेयर कर देता हूँ। लेट्स से यूके की जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं टॉप नॉच, उसमें आपके पास आ जाता है कॉमनवेल्थ शेयर। ठीक है, उसके बाद शिवरिंग वगैरह। अभी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव हैं। इवन कि अगर आपके इसमें एडमिशन हो भी जाता है, सो दे एक्चुअली बाउंड यू कि भाई आप एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप अपने होम कंट्री में वापस जाओगे। ठीक है, वो आपको बाउंड करते हैं कि भाई यहाँ पे आप रहोगे नहीं, आपने वापस जाना है अपने मुल्क और वहाँ पे सर्व करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन लोगों के जो कि लॉन्ग टर्म में सेटल होना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव स्कॉलरशिप है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस जो ऑफर करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की रिलैक्सेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप होती हैं, वो बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑक्सफोर्ड ऑफर कर रहा है या कोई और यूनिवर्सिटी आपकी ऑफर कर रही है, तो वो 1-2 पोजीशन ही ऑफर करती हैं जो कि स्कॉलरशिप की बेसिस पे होती हैं, लेकिन फिर उसमें आपका एडमिशन नहीं होता। तो यूजुअली आपको सेल्फ पे जाना पड़ता है। अगर आप यूके जाना चाहते हो तो आप समझो कि भाई आप सेल्फ पे जाओगे। लेकिन अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में पब्लिक स्कॉलरशिप्स तो हैं। फॉर एग्जांपल आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप हो गई, और इस तरह की चीज़ें जो कि बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप हैं। अगर वो थोड़ी सी कंपेरेटिव है तो फ्रांस की बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अपनी बहुत सी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। सो मैंने बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप बताई हैं फ्रांस की जो कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से हैं, जो कि लैब्स की तरफ से हैं, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो इतनी ज़्यादा कंपेरेटिव नहीं है। तो फ्रांस में आपकी जो स्कॉलरशिप लेना है या फिर फंडेड पोजीशंस लेना है वो रिलेटिवली बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू यूके, अगर मैं यूके और फ्रांस का कंपैरिजन करूं। ठीक है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए उन लोगों के लिए जो कि भाई स्कॉलरशिप को तलाश कर रहे हैं या फिर आपकी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहे हैं कि भाई यूके में आपको नहीं मिलेगा, आपको एज सच फ्रांस में ही आना पड़ेगा। यूके इज़ मच कंपेरेटिव। इसके बाद जो मैं आपके साथ लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी इसको एड्रेस कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको सेपरेटली अगर आपको बताऊँ, वो लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, कि भाई अगर आप यूके आते हो तो आपका कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप कोई अगर इंग्लिश आती है, ठीक है, अगर आप फ्रांस आते हो तो भाई आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। फ्रेंच के बगैर गुजारा नहीं है, एंड फ्रेंच इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज, इट्स डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। ठीक है, आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा नई लैंग्वेज सीखने के लिए। ऑब्वियसली फिर ये जो लैंग्वेज आप सीख रहे होते हो इससे सारी चीज़ें इंपैक्ट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसमें लैंग्वेज का बैरियर आ रहा होगा। इस तरह आपकी कोई भी आप चीज़ उठाओगे तो कोई ना कोई आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप मेंटली रेडी नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए सेटल होना। तो आप जब आओगे तो अपने आप को फ्लेक्सिबल करके आना कि भाई एक लैंग्वेज सीखनी है, और वो फ्रेंच लैंग्वेज है जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये मेंटली रेडी होकर आओगे तो इसमें इंशाल्लाह आपको कोई मसला है सच नहीं आएगा इन द लॉन्ग टर्म। सो या दिस इज़ ऑल जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था
कंपेयरिंग यूके वर्सेस फ्रांस, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने कोशिश की कि मैं सब्जेक्टिव ही रहूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह मेरी आपके साथ मुलाकात होगी दोबारा किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।